हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों के सामने एक ये चैलेंज आता है जब वो लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अगर आपको पेपर निकालना है, ब्रेम्स निकालना है, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, स्मार्ट नोट्स होने चाहिए जिनको आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर पाओ। क्योंकि बड़े बड़े मोटे मोटे कंपाइलेशन घटना चक्र के या पेड कोर्स के जो भी आपने मोटी मोटी PDF निकाल रखी है हर सब्जेक्ट की, या टेस्ट सीरीज, या जितनी भी बुक्स आपने पढ़ रखी हैं, स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ रखे हैं, मानक पुस्तकें, उनको सबको आप एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि आप SK पांडे या सौरभ चौबे की किताब या स्पेक्ट्रम की किताब लेकर के रिवाइज करोगे एग्जाम के पहले, तो भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लोग ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं वो जानते हैं कि एक्चुअल में ये चीज काम नहीं करती है। लक्ष्मीकांत, आप एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं कर सकते हो। अब बात ये आती है सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है इस समस्या का, उसके बारे में यहाँ बात करूंगा। सबसे पहले नोट्स में आपको ये फंडा जानना होता है कि 10% का रूल लगाना है। 10% का रूल ये होता है कि अगर आपने 10 पेज पढ़े तो उसका नोट्स 1 पेज में होगा, अगर 1 पेज पढ़ा तो उसका नोट्स होगा उसका 1/10। इसी तरीके से आपने अगर 1 लाइन पढ़ी तो उसका 1 शब्द का नोट्स होगा, 1 कीवर्ड में 1 शब्द में लिखोगे। ये होता है नोट मेकिंग का तरीका। अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हो तो एक्चुअल में आप नोट्स नहीं बना रहे हो, अपने नाम से एक नई चीज़ पब्लिश कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कभी भी नोट्स पहली या दूसरी रीडिंग में नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ना शुरू किया, आपने सोचा कि इसमें से मैं नोट्स बनाऊंगा, और पहली दूसरी बार में आप पढ़ रहे हो और आप नोट्स बनाने लगे, आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी। उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा, जो थ्योरी होगी, जिस किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया होगा, वो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा कि उसको भी नोट करना है, और जो उसमें फैक्ट्स होंगे वो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे कि नोट करने हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो जनरली लोगों को समझ में आ जाती है, पता चल जाता है कि इसमें क्या है। जो कहीं कहीं फैक्ट्स हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ तो उसमें कौन कौन लोग थे, तो सपोज कि 10 लोग हैं, तो 10 में से उन 10 का नाम याद रखना थोड़ा सा टफ है, फैक्चुअल चीजें भूल सकते हो आप। तो उसमें आपको जो नाम याद नहीं होते हैं वो नाम आपने लिख लिए, जो 4 नाम याद है वो आपने नहीं लिखे, जो आपको यार लगता है कि यार ये मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने 4-5 नाम लिख लिए। ये होता है तरीका। करंट अफेयर्स का मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया कि करंट अफेयर्स में नोट्स कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको ये बता दूंगा कि GS में कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, सो दैट किसी को अगर दिक्कत हो भी रही है तो वो नहीं होगी, क्योंकि काफी मेरे पास मैसेजेस, मेल्स आते हैं। यहां पर मैं ज्योग्राफी के थ्रू समझाऊंगा, इसलिए क्योंकि बाकी के जो नोट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा मैप वेप या बाकी चीजें नहीं होती हैं। जनरली और सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना और विषयों के नोट्स बनाना इजी होता है इन कंपैरिजन टू ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, क्योंकि यहां पर कुछ कुछ चीजें मैपिंग से, एटलस से ही सीखी जा सकती हैं। तो इसलिए मैं ज्योग्राफी के नोट्स के थ्रू आपको समझाता हूं। अब देखो, ये मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखो, सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि आपने 1-2 बार 3 बार जो भी आपका सोर्स है उसको पढ़ा, चाहे आप महेश वडवाल से पढ़ रहे हो, चाहे आप जो वाणी की किताब है उससे पढ़ रहे हो, उसमें दोनों किताबें अलग अलग आती हैं, भारत का भूगोल एंड विश्व का भूगोल। सो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप NCERT से पढ़ रहे हो तो NCERT से, साथ में एटलस आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एटलस में सारी चीजें टू द पॉइंट रहती हैं, उससे आपको काफी चीजें रटनी नहीं पड़ती हैं। आप देख देख के इतना समझ जाते हो कि कौन सी लोकेशन कहां पर है, कौन सी बॉर्डर कंट्री किस कहां पर है, कहां पर किस सी के किनारे कौन कौन सी कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, आपको रटनी नहीं पड़ती हैं, इसलिए एटलस का रोल होता है। तो आपने उसको 2-3 बार 4 बार पढ़ा, पढ़ने के बाद में जो चीजें आपको लग रही है कि यार मैं भूल सकता हूं, तो उसका आपने नोट्स बना लिया। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। जैसे आपने ये मैप है, अब इसका आपने इस तरीके से एक बार मैप को ड्रॉ कर लिया। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई बोत्सवाना किधर है, लिसोतो किधर है, मेडागास्कर किधर है, मॉरिटानिया किधर है, या एरिट्रिया किधर है, लीबिया किधर है, गिनी किधर है, वेस्टर्न सारा किधर है, अल्जीरिया किधर है, मोरक्को किधर है, टूनिशिया किधर है। इस तरीके से आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ईस्ट अफ्रीका की कंट्री कौन सी है, वेस्ट अफ्रीका की कंट्री कौन सी है, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री कौन सी है, साउथ अफ्रीका की कंट्री कौन सी है। ये सब आपको एक बेसिक आइडिया इस तरह से होना चाहिए, कौन सी कंट्री किससे लैंडलॉक है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो आपने अगर इसको मैप ड्रॉ करके देखा है कभी, तो आप कभी गलत नहीं करोगे। पहली चीज तो ये, स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद में आप ज्योग्राफी के प्रो बन जाते हो। प्रो इन द मतलब, प्रो इन द सेंस कि आप उस चीज में फिर गलती नहीं करते हो। अब ध्यान से देखो, अब जैसे इसमें फिर बात यह आती है कि कैसे जो फैक्ट्स हैं उसको रिटेन करें। अब आपने इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का बनाया, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपने इस तरह से लिख लिए कि यार वर्ल्ड के भूभाग में दिस यहाँ पर इससे होकर के जाती है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर जाती है। इस तरह से आपने छोटा सा एक मैप बना लिया कि यार इस तरीके से इंडिया है, भारत है, इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर अफ्रीका है, यूरोप है, उसके साउथ में अफ्रीका। इस तरीके से आपने अपने हिसाब से थोड़ा मैप बना लिया। नॉर्थ में आपने मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ ईस्ट में आपने रेड सी, प्लस वेस्ट किसके लेफ्ट में कौन है, किसके साउथ में कौन है, किसके ईस्ट में कौन है, ये सब आपने देख लिया। उसके बाद में एशिया से ये स्वेज जल संधि से जुड़ा हुआ है, यूरेशिया से 3 जगहों पर सेपरेट है। तो इस तरह से आपने मेन जो फैक्ट है इसके वो नोट डाउन कर लिए, देख लिया। जो आपको याद नहीं हो रहे हैं अपने हिसाब से, मैंने ये समझाने के लिए आपको बनाया है कि इस तरीके से बनाते हैं तो ये और लेंदी है। लेकिन अगर मैं मान लो अपने लिए कभी बनाया होता तो मैं इसको ऐसा नहीं बनाता। ठीक है। तो अब समझो, अब जैसे इसमें है तो आपने लिख लिया कि भाई जो एटलस है वो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में है। अफ्रीका का जो टॉप पॉइंट है वो कहां पर है, किलिमंजारो। अब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये एक लाइन नहीं है, एक शब्द नहीं है, डायरेक्ट एक शब्द एक क्वेश्चन है। अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है वो लार्जेस्ट है, इक्वेटर से पास करती है, बस इतना ही लिखना है। अब पास करती है ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ लिखो लार्जेस्ट इक्वेटर से पास। ठीक है।
नील नदी ये सबसे लंबी है, विश्व की विक्टोरिया झील से ओरिजिन होती है, गिरती कहां पर है? भूमध्य सागर में। हो गया एक क्वेश्चन है ये। अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? आसल झील। अफ्रीका में जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? अप्रॉक्स 28-30%। अफ्रीका में जो काला, ये जो है इसको काला या अनमादी बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर बाबल मंदेब जल संधि, समझ रहे हो? मेन बस आपको कीवर्ड लिखना है कि भाई इसमें क्या है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आगे आ जाओ। उसके बाद आप आगे आए, आपने देखा अफ्रीका का जो नॉर्थ पॉइंट है वो यहाँ पर है, साउथ पॉइंट है वो यहाँ पर है, ईस्टर्न पॉइंट जो है उसमें ये पड़ता है, वेस्टर्न पॉइंट में ये पड़ता है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, एक एक शब्द में लिख लिया। इसके बाद में अफ्रीका है तो उससे जो संबद्ध द्वीप है, जो एसोसिएटेड आइलैंड्स हैं, उनके बारे में आपको देखना है। तो इसमें सिचलिस है, सोकोत्रा है। सोकोत्रा किस साइड है? ईस्ट में है। मेडागास्कर है, कुरास है, मॉरिशियस है, तो ये आपने देख लिया। रियूनियन है दक्षिण पूर्व में, बिजागोस है, अर्जोस मडीरा है, ठीक है, मडीरा ये ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरीके से आपने देख लिया। उसके बाद में आप देखोगे कि अफ्रीका का जो 75% धरातल है वो प्री कैम्बियन टाइम को प्री कैम्बियन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। एकमात्र मुर्दार पर्वत है। एटलस जो है वो कहाँ पर है? यूरोप में एंटर करता है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। किलिमंजारो है, केनिया है, इन्हीं दोनों के बीच में। तो इस तरीके से आपने मेन चीज़ें जो है वो लिख ली। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो डेकन्सबर्ग पर्वत है वो कहाँ पर है, किस रीजन में, तो आप बता सकते हो कि हाँ ठीक है दक्षिणी भाग में है ये, ईस्ट में हाईलैंड का जो उत्तरी भाग है वो सब है। इस तरह से आपने मेन फैक्ट जो है लिख लिया। अब जैसे मेडागास्कर है तो पता होना चाहिए, यू शुड नो कि यार अफ्रीका का सबसे बड़ा जो द्वीप है हिंद महासागर में वो मेडागास्कर है। अफ्रीका की जो सूड है यानी कि सूडान बेसिन, उसमें संसार का लार्जेस्ट दलदल भूमि क्षेत्र है। इस तरह से अफ्रीका माइनर जो है वहाँ पे मोरक्को, टूनीशिया, अल्जीरिया में है, तंजानिया, केनिया है, उसका बॉर्डर किलिमंजारो पर्वत से लगता है। तो इस तरह से आपने जो मेन चीज़ें वो आपने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद में जैसे कुछ झीलें हैं तो वो आपने बना लिया कि भाई अफ्रीका में कौन कौन सी मेन झीलें हैं। तो अफ्रीका में झीलें देख लो, जैसे विक्टोरिया है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, टंगानिका है, हर साल क्वेश्चन आता है। आप देखोगे मतलब जब भी कभी अफ्रीका के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है झीलों वगैरह से, तो इन्हीं झीलों के ऊपर आ रहा है। जैसे न्यासा झील हो गई, टंगानिका झील हो गई, नासिर झील हो गई, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे उसके बाद में आप बात करोगे अफ्रीका के पठार की, यानी कि जो प्लेट्यू होते हैं, तो उसमें देख लोगे कि अच्छा सोमालिया का जो है उसमें क्या है, पेट्रोलियम के रिजर्व है उसमें। अबिसीनिया का है, उसमें क्या है, अबिसीनिया कई बार आपसे पूछा जा चुका है। कटंगा वाला आपसे कई बार पूछ चुका है, उसमें डायरेक्ट आपसे मिनरल पूछ लेता है कि वहाँ पर किसके मिनरल का रिजर्व है। तो तांबा है, हीरा है, पता होना चाहिए आपको। और ये जो कांगो प्लस जायरे रिवर्स हैं, इनकी ओरिजिन है यहीं पे, पता होना चाहिए आपको कटंगा। उसके बाद में टंगानिका है, वो कहाँ पर है, क्या है ना। तो इस तरह से आपने जो मेन है वो आपने लिख लिया। जैसे जॉस है तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जो टिन के भंडार है यानी कि टिन के जो रिजर्व है वो कहाँ है, तो यू शुड नो कि यार जॉस में है। इसी तरह से अंगोला में पूछ लेगा कि अंगोला में जो हाईलैंड है वो भाई यहाँ कई नदियों की ओरिजिन होती है। डायरेक्ट सबसे पूछ लेगा कि अफ्रीका में कौन सा ऐसा है प्लेट्यू जहाँ से कई नदियों की ओरिजिन होती है, तो यू शुड नो कि हाँ यार अंगोला में एक हाईलैंड है, बाई करके वहाँ से ऐसा होता है। उसके बाद में अफ्रीका की जो बांध है, मेन जो डैम्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपने सब एक जगह मेन जितने हैं वो लिख लिए। जैसे आसवान बांध है, बहुत पूछा जाता है, सेनार है, ओवन है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने इनको यहीं पर लिख लिया कि अच्छा ये किस रिवर पर ये बांध बने हुए हैं, सबसे ऊंचा कौन सा है, किस रिवर के किनारे है। यही कुछ मेन है जो आते हैं। जैसे व्हाइट नील पर है, ब्लू नील पे है, तो ये आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद में जैसे आपने ड्रेनेज पैटर्न अफ्रीका का कैसा है वो आपने देख लिया कि अफ्रीका में जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो ऊपरी भागों में हैं, डीप गॉर्जेस जो है वो काट देती हैं, ये तटीय भागों में भी हैं। उसके बाद में कैसे क्या होता है इनमें, इसके बाद में हैवी कैपेसिटी है इनमें फॉर बिजली के प्रोडक्शन के लिए, पन बिजली के प्रोडक्शन के लिए, तो आपने ऐसे देख लिया। फिर अफ्रीका की जो तटीय रेखा है तो वो ग्रेन कोस्ट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2017 का यूपीपीएससी का पेपर उठाना, 16 का या 17 का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें आपसे मॉस्किटो कोस्ट और इस तरीके से ये पूछा गया था, देख लेना आपको मिल जाएगा। तो ग्रेन कोस्ट किसको कहते हैं, आइवरी कोस्ट किसको कहते हैं, गोल्ड कोस्ट किसको कहते हैं, स्लेव कोस्ट किसको कहते हैं, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। फिर आपने अफ्रीका की जो नदियाँ हैं उन पर आप आ गए, उनमें देख लिया कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है। नील नदी इंपॉर्टेंट है, देन ब्लू नील है। ब्लू नील क्या है, व्हाइट नील क्या है, कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टाना झील से निकलती है। एंड देन व्हाइट नील में ये खार्तूम संगम करती है, एंड देन वहां से फिर ये आगे। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई जो कांगो जायरे नदी है अफ्रीका में वो दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अफवाह बेसिन यानी कि जिसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो नील नदी से भी एक्चुअल में बड़ा है। फिर कसाई है, ओबांगी है, तो ये सब आपको मेन पता होना चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में ऑरेंज रिवर जो है सबसे मेन है, इसी की सबसे लंबी है, साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी ऑरेंज रिवर। तो आपने देख लिया ये साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया के बीच में नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है। तो ये फैक्ट है सब, ये सब एक एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये होती है फैक्चुअल एग्जाम की तैयारी। अब इस तरीके से आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप फैक्ट्स में भूल जाओगे। अब जैसे ये अबुरगीज बांध देती है, कहाँ पर, ये ऑरेंज रिवर पर ही है। नाइजर रिवर आपने देख लिया कि अफ्रीका की 3rd सबसे बड़ी है। इसकी जो सहायक नदी है, जो ट्रिब्यूटरी है, वो बेन्यू है, गिनी से निकल करके गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से आपने मेन जो है वो देख लिया। जैसे ये है लिम्पोपो नदी। अब लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका प्लस जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, बॉर्डर शेयर करती है, बॉर्डर बनाती है। मकर रेखा को ये काटती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है, आप जानते हैं कि मकर रेखा को बहुत बार काटती है लिम्पोपो नदी। हिंद महासागर में गिरती है, ट्रांसवाल क्षेत्र में है। वोल्टा नदी की बात करें तो इस तरह से आपने मेन जो फैक्ट है वो आपने देख लिया रिवर्स के बारे में। ये रिवर्स के ऊपर ही है मेन। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। जैसे जाम्बेजी नदी है, इस पर विक्टोरिया फॉल्स है। करीबा बांध हाइट प्लस जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे।
इसके बाद में आप आ जाओगे डिजर्ट के ऊपर। तो अफ्रीका के जो मेन डिजर्ट है उसमें आपने देख लिया कि यार सहारा है, सबसे बड़ा है ये वर्ल्ड का, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है ये। इसमें अर्ग और हमदा यानी कि जो रेतीला क्षेत्र होता है जहाँ पर थोड़ा सा बालू वाला क्षेत्र है, दैट इज कॉल्ड अर्ग एंड हमदा। वट हमदा किसको बोलते हैं? तो वो जो पथरीली मरुभूमि होती है दैट इज कॉल्ड हमदा। देन कलहारी मरुस्थल आपको पता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है, क्या है, किस तरीके का है। अब इसमें जो मिनरल है मेन जैसे मान लो कि ये नाव्यू का मरुस्थल है, ये हीरे का भंडार है यहाँ पर एंड पशुपालन के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यू शुड नो कि अच्छा इसमें कहाँ पे कौन सा मिनरल है। तो इस तरह से आपने मेन में लिख लिया। फिर ये अफार डिप्रेशन है, ये कहाँ पर है एक्चुअल में, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर जो अफ्रीका है उसमें क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की जलवायु वगैरह कैसी है, सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो किधर साइड होती है, पश्चिमी कैमरून में होती है। देन गिनी की खाड़ी हो गई, गिनी की खाड़ी कोस्टल एरिया जो है। देन मडागास्कर हो गया, वहाँ पर समाना टाइप की जलवायु है। अब समाना टाइप का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पर शुष्क गर्मी पड़ती है, ड्राई वेदर रहता है। इसके बाद में लंबी घास रहती है, पतझड़ वाले पेड़ रहते हैं। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ सकता है और पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ कुछ जो मेन एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सॉइल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कुछ कुछ कैश क्रॉप्स वगैरह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आपने देख लिया कि यार जो कैश क्रॉप्स हैं वो पाम ऑयल हो गया, मूंगफली हो गया, कोको हो गया, कहवा हो गया, कॉफ़ी ऑफ़ी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिसल हो गया, कपास हो गया, कॉटन। कपास जो है वो नील नदी की घाटी में, सिसल हो गया ये बोरिया रोप बनाने में यूज़ होता है। ये जो सिसल है ना, ये बोरियाँ वगैरह और रोप वगैरह बनाने में, रस्सी वगैरह बनाने में बहुत यूज़ होता है। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब जैसे ये वाला है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि तंजानिया की जंजीबार में, मैंने रेड सिल्क रखा है, देख सकते हो रेड एंड ब्लैक से। तंजानिया की जंजीबार में और जो पेम्बा द्वीप है, पेम्बा आइलैंड, वहाँ पर लौंग और इलायची की बहुत ज़्यादा वो होती है, खेती होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपने मिनरल्स देख लिए। मिनरल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अफ्रीका नंबर 1 है किस चीज़ में? कोयला ज़्यादा साउथ अफ्रीका में, ट्रांसवाल और नटाल जो क्षेत्र है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन आपने लिख लिया कि हाँ साउथ अफ्रीका का जो विट वाटर्स रैंड है वहाँ पर यूरेनियम के लिए बहुत पॉपुलर है वो। देन इसके अलावा अफ्रीका में आपको देखना है कि नंबर 1 में किस किस चीज़ में है। तो लाइक हीरा में है, प्लेटिनम में है, कोबाल्ट में है, क्रोमियम प्रोडक्शन में है। देन अफ्रीका का जो तेल उत्पादक देश है वो कौन कौन से हैं? तो यू शुड नो कि हाँ यार लीबिया सबसे ज़्यादा है, नाइजीरिया है, मिस्र है। अब ये ऑब्वियसली अगर कुछ अपडेट हो जाएगा तो उसको देख लोगे, लेकिन मतलब पता होना चाहिए इस टाइप से कि नंबर 1 नंबर 2 पे कौन है। देन आपको पता होना चाहिए कि भाई अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यानी कि नेचुरल गैस का प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपर बेल्ट है वो जाम्बिया से लेकर के कटंगा तक है। अब ये डेवलप क्यों नहीं हो पाई, क्यों ये लोग इस चीज़ को कैपिटलाइज नहीं कर सके, ये आपको पता होना चाहिए। घटना चक्र में डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो आप लोग समझ जाओगे। इसके बाद में जैसे जायरो है, तो ये जायरो कांगो का जो कटंगा प्रदेश है वहाँ कॉपर के लिए बहुत पॉपुलर है। तो इस तरह से आपने जितने भी मेन मिनरल्स हैं आप देख सकते हो कि आपने इस तरह से लिख लिया। अब इसके बाहर से अफ्रीका से कुछ नहीं आ सकता। इस तरह से अगर आपने सारी चीज़ें बना रखी हैं तो आपको सब मालूम है भाई, मिनरल भी मालूम, और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, नहीं, ये सिर्फ एक्चुअल में क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में आप देखोगे अफ्रीका के जो मेन पर्वत है, जैसे कैथरीन वाला हो गया, या माउंट ड्रैगन हो गया, निम्गा हो गया, मुचिंगा हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया किस कंट्री में है, ये क्या है, इनकी जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। तो इस तरह से आपने मेन जो है वो लिख लिया। जैसे ये हॉगर वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख भी लेना, शायद इस बार आया भी था ये यूपी से 2023 में। इसके बाद में जैसे टेबल पर्वत है, तो आपको देख लेना है कि अफ्रीका का जो फ्लैट टॉप वाला जो पर्वत है वो कौन सा है, वो टेबल पर्वत है, इसीलिए इसको टेबल पर्वत बोलते हैं। माउंट सिनाई जो है वो कहाँ पर है, तो मिस्र की जो मरुभूमि है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे रिफ पर्वत है, तो ये उत्तरी मोरक्को की यानी कि नॉर्थ मोरक्को की जो पर्वत श्रेणी है वो रिफ पर्वत है वहाँ पे। तो इस तरह से आपने मेन जो है वो देख लिया। जैसे माउंट केनिया है, तो माउंट केनिया आपने देख लिया कि केनिया की टॉप मोस्ट है, यानी कि केनिया का सबसे ऊंचा माउंट केनिया है। एंड अफ्रीका की जो दूसरी है वो, और ये माउंट केनिया जो है ज्वालामुखी निर्मित है, वोल्केनो इसकी ओरिजिन होती है, वोल्केनो बेस्ड। उसके बाद में कटंगा का पर्वत है, साबा पर्वत इसको बोलते हैं, कांगो देश के साउदर्न पार्ट में है ये, ठीक है। तो आपको जो कंट्री वंट्री हो पता होना चाहिए। एंड इस पर्वत में अगर जो मेन मिनरल है, जैसे टिन है, हीरा है, कोबाल्ट है, यूरेनियम है, लोहा है, सोना है यानी कि गोल्ड, तो ये सब मेन है और ये बहुत पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मिनरल से रिलेटेड भी पूछ सकता है और कहाँ पर है, किस कंट्री के साउथ या ईस्ट में, ये भी पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको पर्वत वाला पूरा समझ में आ गया होगा। एक पर्वत का और देख लो, जैसे ये माउंट कैमरून है और माउंट किलिमंजारो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पर्वत पूछ लेगा, और लौह भंडार इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट कैमरून यू शुड नो, मतलब एकदम याद होना चाहिए कि भाई माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, एंड देन लौह भंडार के लिए इट इज हाईली पॉपुलर। देन माउंट किलिमंजारो की आप बात करोगे, कहां पर है भाई, तंजानिया में है। आपने देखा होगा एक फेसबुक वगैरह पे एक बंदा था, वो अपनी वाइफ के साथ, पता नहीं उसका कुछ नाम था, बहन थी या वाइफ थी, कुछ थी, किली करके नाम था, तो वो तंजानिया का बंदा है, वो बनाता है पूरा अपना वीडियो। तो आपको याद रखना है, इस तरीके थोड़ा सा रिलेट कर लो। रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे अपनी प्रायर नॉलेज से रिलेट कर सकते हो जो भी आपको चीज़ याद है दिमाग में। तो आप कभी भूलोगे नहीं कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया, इसकी जो पीक है वो हमेशा स्नो कैप्ड रहती है, ठीक है।
लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मृत ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका की टॉप है ये, ढाल पर इसके कहवा खेती होती है, माउंट की वो भी इसको बोलते हैं। सो ये कुछ था। अब इस तरीके का अगर आपने बना रखा है, इस तरीके का कंपाइलेशन आपने स्टेबल करके अगर बना रखा है, तो कभी भी अफ्रीका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। तो आपने अगर इस तरीके का हर कॉन्टिनेंट का बना लिया, अफ्रीका का बना लिया, नॉर्थ अमेरिका का देख लिया यार, ये कनाडा यूएसए में क्या क्या मेन मेन चीज़ें हैं, इस तरीके से साउथ अमेरिका का बना लिया, कि ब्राजील में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा आपने एशिया का बना लिया, जो सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन है, कजाकिस्तान वाला, तुर्कमेनिस्तान वाला, तो उधर का थोड़ा देख लो यार कि वहाँ पे कौन सा डिजर्ट है, कौन सी माउंटेन है। तो इस तरीके के आपके 4-4, 5-5, 6-6 पन्ने के अगर आपके कंपाइलेशन होंगे तो एग्जाम के पहले इसको रिवाइज करना बहुत ईजी होता है, एंड इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। आई होप कि अब आप गलती नहीं करोगे एंड आराम से सारी चीज़ें कर ले जाओगे ज्योग्राफी के केस में। जब भी कभी नोट्स वोट बनाओगे, नोट मेकिंग में प्रॉब्लम अब नहीं होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देखा है, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, दिस इज माई चैनल, यू विल फाइंड मी इफ यू विल सर्च ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पर बाकी आपको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, बताता रहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए और यहाँ तक आपने सीखा है। 15 मिनट के वीडियो में आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे आशा है। और कोई अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स में ऑब्वियसली ड्रॉप कर सकते हो, मैं सबके कमेंट्स लेता हूँ, देखता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसका मैं उस समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।